है न्यूज नाइट में। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको खबर दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दक्षिणी राज्यों के दौरे की, केरल और तमिलनाडु की। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष दक्षिणी राज्यों से पीएम का एक भारत का मंत्र, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक मंत्र का एक तरीके से जिक्र किया है दक्षिण के अपने राज्यों के दौरे के दरमियान। हमारे साथ में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि दक्षिण के राज्यों से एक बार फिर से प्रधानमंत्री का एकता के मंत्र को दक्षिण उत्तर की राजनीति को एक तरीके से करारा जवाब है, क्योंकि हमने इस प्रकार की डिवाइड पॉलिटिक्स को बीते दिनों काफी हवा देते हुए तमाम राज्यों के तमाम नेताओं को देखा है। बिल्कुल नरेंद्र जी, लगातार देखिए केरला में भी और तमिलनाडु में भी वहाँ लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, केरला में क्या हो रहा है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल वामपंथी, 5 साल कांग्रेस, ऐसी रिपीट। और इस बार तो पिनराई विजयन ने सेकंड टर्म भी ले ली। 2021 के चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत गई थी, जब 2019 में लेफ्ट फ्रंट को 0 मिला लोकसभा चुनाव में। लेकिन वहां पे विकल्प के एक बहुत जरूरी है, जो आजकल लोग महसूस करने लगे, जिसकी वजह से तमिलनाडु हो या केरला हो, आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यक्रम में भीड़ आ रही है। लोग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के आगे क्या विजन है, वो क्या चीज़ है। और ये जो एन मक्कल ये जो कार्यक्रम रहा, पदयात्रा रहा अन्नामलई का, वो उसका यही था कि बीजेपी के बारे में लोगों तक पहुंचाना कि बीजेपी क्या है। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार लगातार डीएमके लगातार उनके चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चल रहा था, जिसके वजह से लोग पहचान नहीं पा रहे थे भाई यहाँ पे क्या विकल्प क्या है। क्योंकि उन्होंने आज एडीएमके का शासन देखा है, वहाँ डीएमके का शासन देखा है, दोनों में इतना भ्रष्टाचार है। और जो आज तमिलनाडु की जो व्यवस्था है वहाँ पे इतना खराब हुई है, सुशासन की कोई चीज ही नहीं है। मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपी है, ईडी रेड होता है, फिर भी मंत्री बन के रहते हैं। इस तरह की जो हालत है, उससे मुक्ति पाने के लिए एक विकल्प की तलाश में है। जो आज विकल्प, आज जो भीड़ आपने देखा त्रिपुर में, जहां पे प्रधानमंत्री की सुनने के लिए इतने लोग आए थे, एक दर्शाता है कि आगे तमिलनाडु में बीजेपी की बड़ी ग्रोथ हो रही है, एक विकल्प पार्टी के रूप में, यानी द्राविडन जो सो कॉल्ड द्राविडन पॉलिटिक्स है, उसका एक ऑल्टरनेटिव सामने दिखाई दे रहा है। शेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं वो इतनी बड़ी संख्या में लाखों की लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। क्या 2024 के ये आम चुनाव एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वही बात जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। आखिर इतनी बड़ी संख्या में जन समर्थन, हमने पदयात्रा को भी देखा कि किस प्रकार से तमिलनाडु में लगातार अन्नामलाई को एक समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है इस पूरी यात्रा को। आपको लगता है कि ये करवट सियासी तौर पे उसका वक्त दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए लगातार वो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आज एक नई बात जो प्रधानमंत्री केरला में बोले, जो चीज आपने भी दिखाया अभी, कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये जो जो परिवारवाद, जो चीज हमने कांग्रेस में देखा है कि लगातार परिवारवाद चला है, आज अभी कम्युनिस्ट पार्टी में भी आ गया है। आज केरला में सबसे जो मतलब जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है पिनराई की बेटी, पिनराई के और दामाद जो है वो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री है। आपने मतलब हमने देखा है कि बाप बेटे दोनों मंत्री होना, अब यहाँ पे मतलब दामाद और ससुर दोनों, ससुर मुख्यमंत्री है, दामाद मंत्री है जी। और लगातार जितने भ्रष्टाचार के केसेस की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं पिनराई विजयन की परिवार पर सवाल आ रहा है। तो वहां पे कोई कम्युनिस्ट पार्टी की ये तो ये नहीं देख रहे हैं, पहचान नहीं है, वो तो दूसरी, वहां भी परिवारवाद आ चुका है। परिवार के साथ साथ, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, वो भ्रष्टाचार भी आ गया है। इतनी आरोपी गोल्ड स्मगलिंग की केस थी अभी, आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़े हुए लोग गोल्ड कैसे स्मगलिंग होता था। तो ये बहुत ऐसे बहुत केसेस है, बहुत स्कैम्स की बात हो रही है। तो समय आ गया है कि केरला में भी और तमिलनाडु में भी वहां के डेमोक्रेसी के दृष्टि में एक विकल्प चाहिए। बिल्कुल। जी शेखर जी, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार परिवारवाद के आरोपों में घिरती रही है। डीएमके पार्टी की बात की जाए तो एक परिवार तक सीमित पार्टी दिखाई पड़ती है। लेफ्ट पार्टी जो अभी तक इससे अछूती थी, उसका जीवंत उदाहरण केरल में है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किया है। एक तरफ तो ये मॉडल दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री या बीजेपी एनडीए के माध्यम से अगर बात की जाए तो विकास भी और विश्वास भी, एकता का मंत्र उत्तर दक्षिण के भेद से अलग
एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र, आपको लगता है कि एक जनता के सामने भी दो एक तरीके से विजन है, दो एक तरीके से विकल्प है जिनके आधार पर वो बेहतरी से चुन सकेगी, वो दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, ये जो पदयात्रा रहा अन्नामलई जी का, एन मक्कल एन यानी मेरी धरती मेरी लोग, ये जो कैंपेन रहा है, मतलब देखिए अन्नामलई कोई फिल्म स्टार नहीं थे, कोई फिल्म की, क्योंकि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में लगातार फिल्म वालों की बहुत ये चली है। बिल्कुल। एमजी रामचंद्रन हो, जयललिता हो, बीच में रजनीकांत की बात हो रही थी, अभी एक एक्टर है विजय, उन्होंने भी राजनीति में प्रवेश करने का ऐलान किया है। लेकिन उनके पास वो जो सिनेमा जाने वाले की भीड़ है, अन्नामलई के पास तो कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं है। जो आईपीएस ऑफिसर रहे वो कर्नाटक का कैडर में रहे, लेकिन उनको पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के प्रति लोग देख रहे हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने अपने जीवन कर्नाटका में ईमानदारी की तरफ से, मतलब ईमानदारी से अपने काम निभाया है, वो आज एक पॉलिटिक्स में आए हैं एक नया दिशा देने के लिए। जब उनकी बातें सुनते हैं, उनकी भाषण सुनते हैं, लोग रात भर खड़े होकर सुनते हैं उनके रास्ते में। यही था ये आपके पदयात्रा का जो दृश्य जी। मतलब इसका मतलब वहां लोग देख रहे हैं भाई डीएमके के शासन 21 से लेकर जो चीजें वहां हो रही है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना तक दारू पैकेट में भी 10 रुपया ज्यादा लेते हैं नरेंद्र जी, वो पैसे सीधा ऊपर जाता है। मतलब वहां पे दारू तो सरकारी ये माध्यम से ही बेचा जाता है, लेकिन उस पर भी ऊपर से पैसे देने पड़ता है। अगर दारू पीने वालों की हालत है, आप सोच लीजिए बाकी चीजों पे क्या होती हो। बिल्कुल। और शेखर जी, एक चीज ये भी, क्योंकि हमने देखा है कि एक जुड़ाव को लेकर भी बहुत बड़ा एक प्रयास काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया गया 2022 में, फिर 2023 में भी हमने तस्वीरें देखी और प्रधानमंत्री भी खुद इसमें शामिल हुए। और वो जब जुड़ाव, ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, किस प्रकार से आध्यात्मिक सांस्कृतिक तौर पे जो एक पूरा कनेक्शन है, एक भारत पूरे एक सांस्कृतिक तौर पे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आपको लगता है कि जुड़ने का और एक दूसरे के साथ संवाद करने का ये जो तमाम पहल है, ये भी अपने आप एक बड़ा रोल निभाती नजर आ रही है? बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये देखिए, लगातार आपने शुरुआत में कहा ये उत्तर दक्षिण के डिवाइड करने की कोशिश, और तमिलनाडु में लगातार ये जो डीएम के खास करके एक दुष्प्रचार करके ये बता रहे थे भाई बीजेपी हिंदी थोप रही है, बीजेपी तमिल के विरोध में है, तमिलनाडु की, इस तरह की जो प्रचार है उसका काउंटर करने के लिए ही प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र संगमम, तमिल संगमम भी उन्होंने आयोजन किया, जिसमें तमिलनाडु से कई लोग आके काशी देखे। जिन्होंने कभी काशी नहीं देखा उन्होंने देखा, और क्या देखा? यही देखा कि जो 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 जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की जो बात करते हैं, वो संस्कृति में कोई फर्क नहीं है तमिलनाडु में और काशी में, उत्तर भारत में दक्षिण भारत में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार किया रहा है जैसा कोई तमिलनाडु में अलग है, इतना तक मैं बताता हूँ हरेंद्र जी, ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि जो शिव जी की उपासना हो रही है तमिलनाडु में और शिव जी की उपासना जो उत्तर भारत में हो रही है वो अलग अलग है। इस तरह की भ्रम फैलाते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई बेसिस नहीं है। वो सारे चीजों को लोग ने आके देख लिया, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किए, कॉरिडोर देखे, काशी में देखे, और इतना कल्चरल फंक्शन हुआ जैसे काशी लोगों को भी समझ आया भाई तमिलनाडु क्या है, तमिल कल्चर क्या है, तमिल भाषा क्या है। और आज आपने नोट किया होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल भाषा के प्रति जो मर्यादा को रखना या तमिल भाषा को उसकी ऑनर करना, ये कोई राजनीति नहीं है, ये दिल की बात है। क्योंकि बार बार पीएम तब से लगातार कहते आ रहे भाई तमिल भाषा की बहुत महत्वपूर्ण है, और तमिल भाषा भारतीय संस्कृति के एक बड़ा अंग है। बिल्कुल। और शेखर जी, केरल के नजरिए से अगर बात की जाए तो केरल में भी प्रधानमंत्री का यह कहना कि एक तरीके से नए राजनीतिक उदय का 2024 एक वर्ष होने जा रहा है, साफ तौर से इशारा था। उन्होंने कहा कि डबल डिजिट में इस बार सीटें आने जा रही हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। अगर बात की जाए केरल से, आपको लगता है कि केरल में भी लगातार जिस प्रकार से राजनीतिक एक स्वीकार्यता बढ़ती दिखाई पड़ रही है बीजेपी को लेकर, किस प्रकार की एक स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही बनती हुई? देखिए, अगर प्रधानमंत्री इस तरह का एक बड़ा दावा रख रहे हैं कि हमारी फिगर्स बढ़ेगी, डबल डिजिट हो सकती है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं कि जिस तरह पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही है उनकी पॉलिसीज को लेकर, उनकी जो 10 साल की जो कार्यकाल रही है जिसमें हर राज्य में कुछ ना कुछ बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, केरला में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। आज उन्होंने तो कई फिगर्स भी दिए तमिलनाडु में, कितना मकान बनाया गया पीएम आवास योजना में, कितने महिलाओं को गैस दी गई है,
ये सारे बातें आज सामने रखे, तो लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार जिस तरह कार्यशैली अपना रही है और बाकी जिस तरह की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुए पिछले 9-10 साल में, उसकी रिजल्ट क्या है। और जितने वादे किए गए हैं, वो आर्टिकल 370 हो, मतलब 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, जितने वादे किए गए सारे वादे हैं इस सरकार ने पूरे किए। बिल्कुल, और तो शायद वो इसीलिए जी, और शायद इसीलिए मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और वो विश्वास आता है अपनी योजनाओं को सैचुरेशन तक ले जाने का और सभी लाभार्थियों तक उसका हक पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया शेखर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।